two principles are used for transporting the vessel forward. One is your Newton's third law, that every action has got equal and opposite reaction. Second is Bernoulli's principle. So both the things I'll explain how it works. Now the propeller blade जो है, it works like a screw. जैसे एक screw को हम लकड़ी में डालते हैं, मतलब when you use a screwdriver, so that movement is the same like a screw. That's why propeller is also known as screw. कितने twin screw, single screw, because the function is like a screw. So in one rotation कितना जाएगा, कितना distance move करेगा, that is known as theoretical part of blade ये. Suppose एक चक्कर लगाया तो उतना वो distance आगे जाएगा. So theoretical part of blade ये बन गया कि एक चक्कर में कितना आगे जाएगा. लेकिन suppose यहाँ आपके current है, slip है, जो current है, wind है, उससे आपका distance कम हो जाएगा. So this becomes your actual path. तो इन दोनों के बीच के distance को हम slip कहते हैं. That is the distance between the theoretical path of the blade. That is एक चक्कर में कितना distance जाना चाहिए. And actual path of blade, that means कितना distance actually move किया. तो जब चीफ इंजीनियर आता है ना ब्रिज पे स्लिप कैलकुलेट करने के लिए, उसको पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस जाना चाहिए. आरपीएम से मल्टीप्लाई कर देता है उसको रेवोल्यूशंस पर मिनट, उस डिस्टेंस से पर मिनट डिस्टेंस निकल आता है. रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब इतना रेवोल्यूशंस हो गया, तो उसके एक मिनट का डिस्टेंस निकल आया कि एक मिनट में इतना रेवोल्यूशन हुआ, उसके हिसाब से इतना डिस्टेंस आगे जाएगा. एक घंटे में मल्टीप्लाई बाई 60 एंड 24 आवर्स में एक घंटे में थ्योरेटिकल डिस्टेंस कितना गया. जीपीएस से हमें मिल जाएगा 24 आवर्स में कितना डिस्टेंस एक्चुअली गया है. दोनों के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस बन जाएगा स्लिप. तो पूरा स्लिप 24 आवर्स का निकल आता है. फिर पर आवर का आप निकाल सकते. तो आइडियल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन रेवोल्यूशन इज नोन एज पिच, or that subtracted by actual distance traveled in one revolution becomes slip. तो अगर आइडियल डिस्टेंस ज़्यादा है एक्चुअल डिस्टेंस से तो स्लिप को हम पॉजिटिव कहते हैं. अगर आइडियल डिस्टेंस कम है एक्चुअल डिस्टेंस से, जैसे कई बार आपके पीछे से करंट है, पीछे से विंड है, तो आपका स्लिप नेगेटिव हो जाता है. दैट मीन्स योर distance traveled will be more than actual distance done by the one revolution or in 24 hours. स्लिप अभी समझ आया कि नहीं? तो डेफिनेशन करेंगे, बट ये चीज समझ आई कि स्लिप क्या होता है. यस सर, समझ आ गया ना? तो ब्रिज पे चीफ इंजीनियर कैसे स्लिप निकालता है? वो निकालता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना गया, जीपीएस से निकाल लेगा, और आइडियल डिस्टेंस उसने किया, पिच उसको पता है एक रेवोल्यूशन में कितना होगा, आरपीएम मल्टीप्लाई कर दिया पिच से, एक मिनट में उतना डिस्टेंस किया, मल्टीप्लाई बाय 60, एक घंटे में उतना डिस्टेंस किया, दैट मल्टीप्लाइड बाय 24, सो 24 आवर्स का डिस्टेंस उसको मिल गया. एक्चुअल डिस्टेंस जीपीएस में मिला, माइनस कर दिया, वो स्लिप निकल गया. ठीक है. तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू प्रोपल्शन यही है कि जो पानी को चर्निंग करता है, प्रोपेलर पानी को चर्न करता है, तो उसके बाद वो पानी को पीछे फेंकता है. जैसे एक प्लेन आगे जाता है उसी तरह वो हवा को फेंकता है पीछे, एंड देन इट मूव्स फॉरवर्ड. दिस इज पुशिंग द वाटर बिहाइंड एंड देन मूव्स फॉरवर्ड as per action is equal opposite reaction as per Newton's third law. Bernoulli's principle कैसे काम करता है वो आपको समझाएंगे propeller blades के कारण. That will I'll explain basis your skew and rake. दो चीज आती हैं, rake और skew, उसके बेसिस पे Bernoulli's principle काम करता है, वो आगे बताएंगे.
सो अ शिप मूव्स थ्रू वाटर थ्रू प्रोपेलिंग डिवाइस, जैसे आपका प्रोपेलर है। पैडल व्हील्स तो आपके बोट में मिलता है, जैसे आप इंडिया गेट में बोट मिलती हैं, वो पैडलिंग चलोगे तो वो बोट आगे चलेगी, पैडल से वो प्रोपेलर चलेगा। सो दैट इज पैडलिंग, वो तो दैट इज फॉर फन, बट एक्चुअली योर प्रोपेलर्स आर मूविंग देयर। So these devices impart velocity to the column of water, which moves in opposite direction for which we desire the ship to move. So there's a force called reactive force because it reacts to the force of column of water is developed against the velocity importing device, and this is known as thrust. और ये thrust के कारण आपका ship move करता है पानी में। तो आपका प्रोपेलर पानी को पुश करता है, उसके कारण उसको थ्रस्ट मिलता है, एक रिएक्टिव फोर्स मिलता है जो उसको आगे मूव कराता है। So the ship propels on the basis of Bernoulli's principle and Newton's third law, and the pressure difference जो है उसके ऊपर Bernoulli's principle लगता है। So the blades के आगे और पीछे की तरफ there is a pressure difference, and that is why water is accelerated behind the blades, and that gives a push, and that is added to the Newton's third law. So that pressure difference is creating is basis your Bernoulli's principle, वो मैं बाद में समझाऊंगा। Now how the thrust from propeller is transmitted, so it's transmitted to move the ship through transmission system, and that consists of your rotational motion generated by your engine crankshaft, then you have an intermediate shaft, and then the bearings of the intermediate shaft, then the stern tube jiske through your propeller shaft is going, and then finally it is connected to the propeller. So sometimes people call it air screw also because initially the propeller was also used for aircraft. So propeller uses a principle to provide propulsion through air as much like screw advances through solid medium or when it used in water. Now this is the propeller of the ship, and this is the person standing here. तो ये किस टाइप का रडर है? Which kind of rudder is this? Semi balanced. Semi balanced. और इसमें कास्ट सोल पीस दिख रहा है कहीं? नहीं है, कास्ट सोल पीस इसके नीचे होता ही नहीं है क्योंकि ये गैप रहता है, ऊपर हैंग करता है और नीचे कुछ नहीं होता। So there is no cast sole piece in semi balanced rudder. Cast sole piece will only be in balanced rudder. तो ये जो पोर्शन इसका कनेक्ट करता है आपके प्रोपेलर्स को, उसको हब कहते हैं, एंड दीज आर द ब्लेड्स ऑफ द प्रोपेलर, और जहाँ ये ब्लेड कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं रूट ऑफ प्रोपेलर, और ये प्रोपेलर टिप है, दिस इज द टिप ऑफ द प्रोपेलर। अभी अलग अलग पार्ट्स आपको कराएंगे। तो ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये क्या लगा हुआ है? जिंक सर। जिंक है, इसका दूसरा नाम क्या है? सैक्रिफाइसल एनोड। अब ये प्रोपेलर में क्यों लगा है, इसमें यहाँ क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। हाँ, कोरोजन रेजिस्टेंट है। तो ये फास्फोरस ब्रॉन्ज है, निकल अलॉय, सो दीज आर अलॉयज विच आर कोरोजन रेजिस्टेंट। तो इसके ऊपर ना कोई पेंट लगता है ना इसमें कोरोजन होता है। लेकिन इस एरिया में सबसे ज्यादा ये क्यों हो रहा है, वाई इस एरिया में सबसे ज्यादा एनोड लगे, बाकी शिप साल में क्यों नहीं लगा? ये देखा है, इस तरफ नहीं लगा है, इधर लगा है, इधर लगा, लेकिन इसके आगे नहीं लगेगा। इधर ही क्यों लगा है, ये आपने नहीं सोचा? अब सपोज ओरल में पूछ गया भाई ये एनोड लगा तो है, लेकिन इधर और इधर लगा है, लेकिन इसके पीछे नहीं लगा है और इसके आगे नहीं लगा, ऐसा क्यों? आंसर बताओ। ये किताब वाले क्वेश्चन नहीं है, ये तो हम देख के, फोटो देख के क्वेश्चन बनाते हैं। फोटो देख लियो, क्वेश्चन बन गया।
आंसर किसी को नहीं आया? चलो 2 मिनट देते हैं आपको, देते हैं, आप ढूंढ के निकालो, गूगल से, गूगल भैया से पूछ लो। चलो 2 मिनट देते हैं, सर्च करो गूगल में कि ये आगे पीछे इसके आसपास क्यों है सैक्रिफाइस, उसके आगे क्यों नहीं है और इसके पीछे क्यों नहीं? कुछ तो आपको भी आंसर करना पड़ेगा ना। हर एक चीज मैं बता दूंगा तो याद रहेगी नहीं, जो चीज आप ढूंढ के निकालोगे ना वही याद रहती है। जो आराम से पढ़ा दी जाए वो कभी याद रहती नहीं है, इसलिए आपको ढूंढने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ढूंढोगे तो अपने आप याद रहेगा। आंसर निकला किसी को? कोशिश करो भैया। अब मैं आंसर बताऊं या अभी ढूंढोगे? आंसर बताऊं? चलो बता बता दीजिए सर। यस सर, बता बता देता हूं। दीजिए। भाई देखो, यहाँ प्रोपेलर चल रहा है तो यहाँ पानी का मोशन ज्यादा है, तो जब पानी जो है वो सेल्स बनाता है, सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर ज्यादा कोरोजन कराता है, तो जब चर्निंग होती है जहाँ, तो चर्निंग किधर हो रही है? यहाँ हो रही, तो पानी बहुत तेजी से घूमेगा, इधर कोरोजन की मात्रा ज्यादा होगी रादर दैन एनी अदर पार्ट। हल्के पार्ट्स में सबसे ज्यादा कोरोजन का इफेक्ट यहाँ होगा, इसीलिए गैल्वेनिक सेल्स यहाँ बनते हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट, हेवी मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड दैट इज द रीजन यहाँ भी आपका लगेगा। जब आपके बिल्ज कील एरियाज हैं उसके ऊपर भी होता है, क्योंकि वहां भी चर्निंग होती है, बिल्ज कील लगाते हैं, या बिल्ज कील एरियाज के ऊपर भी अगर आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर भी आप देखोगे सैक्रिफाइसल एनोड लगा, इज बिकॉज ऑफ हेवी चर्निंग। इधर सबसे ज्यादा लगेगा, फिर एक एक करके थोड़ा लगेगा बिल्ज कील, बिकॉज बिल्ज कील में भी वाटर फ्लो ज्यादा रहेगा, यहाँ तो सबसे ज्यादा रहेगा, इसीलिए ये एनोड्स लगे हैं। अभी आप लिख के रख लो, क्योंकि मैं याद तो करूंगा नहीं, आपको बताऊंगा नहीं ना, किताब में मिलेगा, लिख लो। तो मैंने फोटो देख के आपको क्वेश्चन बना दिया, मेरे पास लिखा हुआ थोड़ा ना क्वेश्चन है कि क्यों है, ये कैसा है, ये क्यों है। पहले किसी को पूछा नहीं, आपको भी पूछ रहा हूँ। So propeller जो है like rotating fan which is used to propel the ship by using power generated and transmitted by main engine. So the transmitted power is converted from rotational motion to generate a thrust which imparts momentum to the water and results in a force that acts on the ship and pushes it forward. So the solid cylinder located at the center of the propeller bore to accommodate the engine propeller shaft is known as a hub. तो उसका शेप जो होगा सिलेंड्रिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, रेडियस हो सकता है, बैरल्ड हो सकता है, और ब्लेड्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, अभी आपको दिखाएंगे ये। तो ये आपका प्रोपेलर हब है, और ये देखो आपके ब्लेड्स और प्रोपेलर हैं, एंड ये ब्लेड जो टर्न कर रहे हैं, चक्री के जैसे फिरकी चलाते थे ना बचपन में, तो ये प्रोपेलर ब्लेड्स क्यों टर्न करते हैं ये भी आपको पढ़ाएंगे। सीधे सीधे क्यों नहीं होते, साइड में टर्निंग क्यों होती है, तो इसको पता है क्यों साइड में टर्न होते, सीधे सीधे क्यों नहीं होते, हैं फिरकी जैसे क्यों होते? जैसे जैसे सर सीलिंग फैन होता है सर, यार नीचे फेंकता है। नहीं ना, सीलिंग फैन तो सीधा सीधा रहता है, लेकिन इसको साइड में कर्व किया गया। आजकल वाले को भी कर्व करना शुरू कर दिया सीलिंग फैंस को, नहीं तो पुराने वाले तो सीधे सीधे थे। तो अगर हमने ये ब्लेड सीधे सीधे लगाए और हमने कर्व किया, इसको प्रिंसिपल मैं बाद में समझाऊंगा क्यों ये कराया जाता है। इसको हम स्क्यू कहते हैं, साइड में जो टर्न करता है ना उसको हम स्क्यू कहते हैं, पढ़ाएंगे आप। अभी नए बैच को तो मुझे नेविगेशन भी शुरू करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन से शुरू करना है। हमको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको, आप लोगों के जैसे, और फिर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें उसको छोड़े हुए 35 साल हो गए, फिर पढ़ के पढ़ाएंगे। तो हब जो है, अब वो जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन बनेंगे,
क्योंकि फिर हम तो भाई डिटेल में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन निकालना शुरू कर जाते हैं उसमें। अच्छी बात है, हम नई चीज पढ़ाएंगे तो हमारे लिए भी नई जानकारी आएगी, है ना? क्या नहीं? आदमी को हमेशा नया नया चीज सीखना sir. चाहिए, चाहे चाहे कुछ एज हो जाए। तो अभी हम अपनी एज में देखो, अब पढ़ाई करेंगे जो 35 साल पहले पढ़े थे, अब वो पढ़ के अब GHA और SHA और सब करके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हैवसाइन का, वो सब करेंगे। तो डरने की कोई बात थोड़ा है कि हम डर गए कि भाई हो गया, अरे बोला पढ़ाओ तो भाई हमारे लिए बोझ बन गया। हमारे लिए कोई बोझ नहीं बनता। हम तो कंप्यूटर भी पढ़ लेते हैं, लैंग्वेजेस भी, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लेते हैं, वो भी कोडिंग का भी कोशिश कर लेते हैं, नई चीज सीखते हैं हर बार। CSS भी हमने पढ़ा है, अभी वेब डिजाइनिंग का भी पढ़ेंगे किस तरह करना है, वो टाइम मिले तो सब कर लेंगे। अब ये आपका हब जो है, that is a central portion of the screw propeller which carries the blades and forms a medium of attachment to the propeller shaft, which is known as propeller hub. तो hub से फायदा ये है, it is an energy saving device that can enhance your propeller efficiency and requires less power to propel the vessel forward, क्योंकि वो उसमें connected होता है तो energy save हो जाता है and thrust बहुत बढ़िया मिलता है by joining the blades together। अलग अलग अटैच करेंगे तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अब इसके बाद अभी हम पढ़ाएंगे आपको रेक। रेक पढ़ाने से पहले आपको रेक के बारे में एक डायग्राम दिखाएं। मुझे लग रहा है कि इसी तरह हमको नेविगेशन का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा सब, जैसे ये सब बनाया है ना, नेविगेशन के लिए भी अलग से बनाएंगे। अब रेक क्या होता है बेसिकली, सपोज ये सीधा सीधा है, ये हमारा प्रोपेलर का एक्सिस है, प्रोपेलर शाफ्ट का एक्सिस है, उससे परपेंडिकुलर लगा हुआ है नॉर्मल प्रोपेलर। बट हम ब्लेड को या तो पीछे की तरफ टर्न करते हैं या आगे की तरफ टर्न करते हैं। तो अगर हमने इस वर्टिकल एक्सिस से इंक्लिनेशन ले लिया टुवर्ड्स आफ्ट तो उसको कहते हैं आफ्ट रेक। अगर ये वर्टिकल एक्सिस से इंक्लिनेशन ले लिया टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड तो उसको फॉरवर्ड रेक कहते हैं। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है of the propeller. When the propeller blade is turned aft of the vertical axis, then that is known as aft rake, and when it's turned towards the forward end, then it is known as forward rake. अब इसमें क्या फायदा है ये बताते हैं। तो डायग्राम जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये डायग्राम आपको किताब में नहीं मिलेगा और किताब से वो डेफिनेशन से समझ आएगा नहीं। अब हम आफ्ट रेक क्यों कराते हैं जहाजों में, और इसी रेक के कारण ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का काम शुरू हो जाता है, जो आपको बताया था। बर्नौलीज प्रिंसिपल का काम यहाँ से शुरू हो जाता है रेक के कारण। नाउ वी हैव बेंट द प्रोपेलर ब्लेड आफ्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल अगर हमने बनाया है, नॉट एक्सिस, वर्टिकल लाइन इफ यू से, और वर्टिकल एक्सिस ही समझ लो। वर्टिकल एक्सिस से आफ्ट हमने बेंड किया, which is the axis which is vertical to the propeller shaft. प्रोपेलर शाफ्ट की एक्सिस से जो वर्टिकल एक्सिस है उससे हमने आफ्ट की तरफ बेंड किया ब्लेड को। अब हमने ब्लेड बेंड कर दिया, सो द वाटर फ्लो यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। पानी का प्रिंसिपल है कि अगर हमने कोई रुकावट दी तो वहाँ वाटर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको बेंड कर दिया तो यहाँ फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह पहले जो फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा, तो यहाँ रुकावट हो गई। यहाँ अगर फ्लो बढ़ गया तो इसको स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, और
बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या करता है, स्टेट करता है कि व्हेन एनीथिंग इज फ्लोइंग प्रेशर इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, इस एरिया में प्रेशर कम हो गया, क्योंकि यहाँ ग्रेटर वेलोसिटी है तो प्रेशर कम। यहाँ वेलोसिटी घट गई तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये लाल के डायरेक्शन में फ्लो करेगा प्रेशर। रिएक्ट ये आपका बर्नौलीज फोर्स इसको यहाँ एक्ट कराएगा, Fv। अब हमारा जो प्रोपेलर पीछे पुश कर रहा था पानी, जिसके कारण उसको थ्रस्ट मिल रहा था, और न्यूटन थर्ड लॉ के कारण आपका जो रिएक्टिव फोर्स बना वो Fn बना ड्यू टू न्यूटन्स लॉ, Fv बना ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये बर्नौलीज फोर्स ऐड हो रहा है, इसमें ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये आफ्ट रेक बिकम्स पॉजिटिव, इससे हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी और मनूवरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि नहीं, कि एक बार और बोलूँ? थ्योरी में ये समझ नहीं आएगा, डायग्राम से ही समझ आएगा। थ्योरी में इसका कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको पीपीटी दिखाऊं कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया समझाने के लिए। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, उसके बाद फिर मैं फॉरवर्ड एक बार और समझाऊं। ओके, यहाँ जो प्रोपेलर ब्लेड को हम पीछे, एक तो हमने रेक पढ़ा था, स्टेम रेक कील रेक पढ़ा था ना, वो भी Yes. हम बेंड कर रहे थे, स्टेम रेक कील रेक कर रहे थे ना। अब ये प्रोपेलर रेक की बात कर रहे हैं, इसको भी हम बेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बेंड कर रहे हैं या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब हम पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड है, हम इसको पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं, विच इज आफ्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस बना है प्रोपेलर एक्सिस के, ये एक्सिस प्रोपेलर का है, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो हमारा एक एंगल बन गया फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस टुवर्ड्स आफ्ट डायरेक्ट, तो इसको हम कहते हैं आफ्ट रेक। अब क्योंकि वो बेंड हुआ तो यहाँ पानी जो है आराम से घूमेगा। अब इसमें पहले ये सीधा था तो यहाँ रुकावट हो रही थी, लेकिन अब ये बेंड हो गया, पहले सीधा था तो रुकावट हो रही थी, बेंड हो गया तो रुकावट खत्म, पानी आराम से फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तो तेजी से फ्लो करेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कम हो गई, सॉरी प्रेशर कम हो गया। यहाँ रुकावट हो गई क्योंकि बेंड हो गया, पहले सीधा था, तो यहाँ वेलोसिटी कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा आगे की तरफ, तो ये हो गया बर्नौलीज फोर्स जो आगे की तरफ धक्का मार रहा है, बीपी इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब प्रोपेलर हमारा पानी तो पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनटीएल जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ है, उसके कारण हमें रिएक्टिव फोर्स मिल रहा है जो आगे की तरफ है, विच इज Fn। ये भी आगे की तरफ है, ये भी आगे की तरफ है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वो Fv ऐड हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव रेक, और क्योंकि वो पीछे की तरफ बेंड है तो उसको हम आफ्ट रेक भी कहते हैं। इसी कारण आपका स्पीड और मनूवरेबिलिटी बढ़ जाता है। अब समझ आ गया? आप किसी को परेशानी? अब समझ आ गया, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बोलूंगा तो कईयों के ऊपर से उड़ जाता है, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ। दिमाग में एक बार घुस गया तो फिर इंग्लिश में समझा दे कोई बात नहीं, लेकिन पहले दिमाग में घुसना चाहिए उसको। यहाँ तकलीफ यही है बस, और कोई तकलीफ नहीं इसमें, एक इसकी तकलीफ और इस क्यू क्या है उसकी तकलीफ समझाने की है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अब मैंने ब्लेड को ये नॉर्मल शिप्स में लगा दिया आफ्टर, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी है।
ठीक है, तो ये नॉर्मल शिप्स में मैंने लगाया आफ्टर ब्रेक ताकि मुझे स्पीड बड़ी मिले। लेकिन कुछ बोट्स हैं जैसे डीपी वेसल है, उसको वहीं खड़ा होना है, काम वहीं करना है। डाइवर की बोट्स हैं, उनको वहीं रहना है, क्योंकि डाइवर नीचे गया वो इधर उधर हो जाएंगे, डाइवर बाहर आएगा तो एक का बोट ही नहीं है, तो उनको एक ही पोजीशन पे खड़ा रहना है। कई बार केबल लेइंग वेसल है जिसको केबल डालनी है, तो बहुत धीरे धीरे से वो मूव करता है और केबल डालता है। उन वर्क बोट्स को ये वाला रेक चाहिए विच इज नोन एज फॉरवर्ड रेक, क्योंकि आफ्टर रेक में स्पीड बढ़ जाती है तो आपका ट्रिम बढ़ जाता है थोड़ा सा स्पीड के कारण, लेकिन फॉरवर्ड रेक में आपका ट्रिम बराबर आगे बॉव को नीचे दबाता है, ये बॉव को ऊपर उठाता है, ये बॉव को नीचे दबाता है। अब ये आपने तो ये ब्लेड्स को वर्टिकल एक्सिस से फॉरवर्ड की तरफ बेंड किया। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि बेंड कर दिया तो यहाँ रुकावट हो गई, ठीक है। यहाँ स्पीड आपकी बढ़ गई पानी की, लेकिन यहाँ तो स्पीड कम घट गई क्योंकि ये बेंड हो गया इस तरफ। तो यहाँ स्पीड बढ़ गई तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, और यहाँ स्पीड घट गई तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया। P into V इज कांस्टेंट। तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया और यहाँ प्रेशर घट गया, तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल का फोर्स है वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा। आफ्टर ब्रेक में फॉरवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा था, यहाँ पीछे की तरफ एक्ट करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण हमारा जो फोर्स है वो ब्राउन वाला है, ये वाला Fn, रिएक्टिव फोर्स, ये ऐसे काम कर रहा है। लेकिन ये फोर्स हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो फाइनल फोर्स हो गया Fn माइनस Fb, जो इससे तो बहुत कम है। तो स्पीड आपकी घट गई, आप वहीं खड़े हो ज्यादातर। अगर आपको और घटाना है तो इसको और बेंड करवा लोगे ताकि वहीं रहे, उसी जगह पे रहे, चाहे आप प्रोपेलर घुमाते रहो वहीं रहोगे। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेक और नेगेटिव रेक, क्योंकि बर्नौलीज फोर्स जो है वो यहाँ नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव रेक कहते हैं। क्योंकि वो आगे की तरफ बेंड है इसलिए फॉरवर्ड रेक है। ये क्लियर है सबको? अब डायग्राम से इसलिए समझाया क्योंकि डायग्राम समझ आ जाएगा तो फिर बाकी समझ आ जाएगा। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर। किसी को नहीं है? शर्माओ नहीं, पूछना है पूछ लो भाई, शर्माओ नहीं। बाद में बोलोगे हमें समझ नहीं आया। कई बार ऐसा हो चुका है, 4 महीने के बाद एक लड़के ने बोला हमें तो कुछ समझ आया ही नहीं है जब पढ़ाता था मैं। फिर कान उसके खींच दिए मैंने कहा भाई 4 महीने तो तू कर क्या रहा था? जब मैं पूछता रहता था समझ आया तब तो हाँ हाँ कर रहे थे, और 4 महीने बाद बोला कुछ समझ ही नहीं आया। तो किसको शर्माओ नहीं, पूछ लो। मैं बार बार पूछता हूँ समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ तो आप लोगों के कान पकड़ नहीं सकता, पूछ ही सकता हूँ आपको। सबको समझ आ गया? आगे करूँ? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया ना, क्योंकि ये एक बार समझ आ गया तो ये बहुत आसान है, इसलिए इसको पहले मैं 4 बार समझाता हूँ या 2-3 बार समझाता हूँ तो ये समझ आ जाता है। अब आपके पीपीटी से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने भी DJIR पढ़ी तो मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने उसको 4 बार पढ़ लिया फिर समझ नहीं आया, फिर 6-7 बार मैंने डायग्राम बनाए, काफी बार डायग्राम बना के फिर समझा उसको। सिर्फ इसको पढ़ने से कुछ समझ आता नहीं है, किताबों में ये डायग्राम भी नहीं है तो समझ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो रेक इज अमाउंट ऑफ डिग्री द प्रोपेलर ब्लेड्स एंगल परपेंडिकुलर टू द प्रोपेलर हब, कितना डिग्री आगे पीछे बेंड किया। सो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इट इज लीनिंग अवे फ्रॉम द बोट और लीनिंग टुवर्ड्स आफ्ट इट इज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज टुवर्ड्स द बोट शिप then it is negative. So it can vary from negative to 30 degree positive. So आउटबोर्ड प्रोपेलर्स जो होते हैं, जो आउटबोर्ड मोटर लगा के जो फास्ट बोट जाती हैं, उनके 15 डिग्री तक एवरेज रेक एंगल है।
So it is a forward or aft slant of propeller blade with the line of perpendicular to the propeller axis. Positive rake is also known as aft rake when the propeller blade slant towards the aft end of the propeller hub. तो ये बेंड हम पीछे की तरफ कर रहे हैं या आगे की तरफ कर रहे हैं, that is the rake of the propeller. So rake is the degree that the blade slants forward or backward in relation to the hub, and that affects the flow of water through the propeller and its implication with respect to boat performance. Aft rake helps to trim the bow of the boat upwards, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि लेस वेटेड एरिया है. जैसे अगर आपने देखा स्पीड बोट आगे से उड़ जाती है और एकदम स्पीड में जा रही होती है, पानी को आगे टच ही नहीं करती है, उड़ती जाती है, तो उसमें आफ्ट रेक होता है, तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है. तो सरफेस एरिया कम कवर करता है और उसके कारण आप टॉप एंड स्पीड ले सकते हो विद आफ्ट रेक. दैट इज योर आउटबोर्ड मोटर वाली स्पीड बोट्स. नेगेटिव रेक या फॉरवर्ड रेक से क्या होता है, इट होल्ड्स द बाउ डाउन, और ज्यादातर आपके वर्क बोट एप्लीकेशंस, जैसे मैंने कहा था डीपी वेसल्स, डाइविंग वेसल्स, केबलिंग वेसल्स, उनमें ये काम आता है. तो ये रेक एंगल दिखाया हुआ है, कितना बेंड किया हुआ है. तो ये अलग अलग टाइप के रेक है, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया है. तो ये रेक हो रहा है, कितना एंगल बेंड किया. अब पढ़ाया जाए आपको स्क्यू. तो स्क्यू के लिए भी डायग्राम दिखाएंगे आपको, फिर वो भी समझाएंगे. अब स्क्यू जो है, आपने कर्व बताया था, ये कर्व जो हो रहा है इसको हम स्क्यू कहते हैं. अगर हमारा ब्लेड ऐसे सीधा सीधा है और मैंने इसको इस तरफ कर्व कर दिया, लेकिन मेरा डायरेक्शन घूमने का इस तरफ है, इसका मतलब मेरा एपेक्स जो है ब्लेड का वो पीछे की तरफ है, लेकिन मेरा ब्लेड को ऐसे घुमा रहा हूं. तो जब मैं ऐसे उसको घुमाता हूं तो इसको हम कहते हैं आप स्क्यू. आप स्क्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका टिप जो है पीछे की तरफ है, लेकिन मैं इस तरफ घुमा रहा हूं. तो इसका जो लीडिंग एज है, ये जो पहले पानी को काट रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. ये लीडिंग एज है, और ये जो पीछे पीछे आ रहा है इसको कहते हैं ट्रेलिंग एज. यहाँ जो कनेक्टेड है उसको कहते हैं रूट, और ये हो गया हब, ये हो गया टिप. तो ये आपका लीडिंग एज का सरफेस एरिया ज्यादा है, ट्रेलिंग एज का सरफेस एरिया कम है. टिप मेरा पीछे की तरफ है, जब मैं ब्लेड को राइट एंगल या क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, टिप पीछे की तरफ है. तो इसको हम कहते हैं ऑफ स्क्यू, क्योंकि ये टिप पीछे की तरफ है अगर मैं इसको घुमा रहा हूं. डायग्राम में आपका ये होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंड अकॉर्डिंगली ये डायग्राम भी होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों ने नहीं बनाया था डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. इस बार एग्जाम में आया था स्क्यू के बारे में, बट दे आर नॉट मेड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. वो जरूरी है बनाना. अब इसमें जब आ रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जब सरफेस एरिया ज्यादा उसको पानी को काटेगा तो आपको थ्रस्ट भी ज्यादा मिलेगा. इसको काट रहा था तो नॉर्मल कट रहा था, लेकिन अगर मैंने इसको बेंड कर दिया पीछे तो पानी को ज्यादा काटेगा, जिसके कारण मेरा थ्रस्ट या बर्नौलीज फोर्स बढ़ जाएगा. तो बर्नौलीज फोर्स बढ़ जाएगा, वो आपके थ्रस्ट को ऐड करेगा, जिसके कारण आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. ये आपने देखा हादसा, ये जो इसको घाटसा कहते हैं, क्या कहते हैं, आजकल सारे महाभारत सब जगह में आपने देखा होगा ये यूज करते थे. तो इससे गर्दन एकदम उड़ जाती थी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है. सर ये लाइफ बोट में भी होता है ना? लाइफ बोट में भी होता है ना, हैचेट जैसे होता है. तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इससे अच्छी तरह कट जाती है चीज, जो भी काटो अच्छी तरह कट जाएगी. तो यहाँ भी लीडिंग एज का सरफेस एरिया ज्यादा है, पानी ज्यादा काटेगा. जब पानी ज्यादा काटेगा तो आपका बर्नौलीज फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, और वो थ्रस्ट में ऐड कर जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी.
तो ये आप स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू है। दूसरा होता है फॉरवर्ड स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू। फॉरवर्ड स्क्यू का मतलब है जो मेरा टिप है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के साथ घूमेगा, तो ये टिप आगे की तरफ है और डायरेक्शन और रोटेशन के साथ घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्क्यू, क्योंकि ये टिप आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। ये पीछे की तरफ था, ये आगे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों में सेम है, तो ये फॉरवर्ड स्क्यू है। अब क्योंकि इसका लीडिंग एज का सरफेस एरिया कम है और ट्रेलिंग का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये पानी को बहुत कम काटता है। जो नॉर्मल काटना चाहिए उससे कम काटेगा। जो कम काटेगा तो मेरे बर्नौलीज फोर्स जो है प्रेशर डिफरेंस के कारण एफ पी मेरा नेगेटिव हो जाता है ऑन द थ्रस्ट, तो मेरी स्पीड कम हो जाती है। तो जब मैंने फॉरवर्ड रेक रखा और फॉरवर्ड स्क्यू रखा, मैं बोट को उसी पोजीशन में मेंटेन कर सकता हूं। अब ये फॉरवर्ड्स को ये मैंने दिखाया हुआ है, ये बना के, ये हसुआ होता है ना जो घास काटते हैं, तो उससे तो कुछ लकड़ी तो काट नहीं सकते, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो कटेगा वो इतना ही कटेगा ना। पानी जब काटोगे तो इतना ही पानी कटेगा, सारा पानी तो इससे कटेगा नहीं। तो जब इतना नहीं कटेगा, योर एफ बी बिकम्स नेगेटिव एज कंपेयर टू आपका थ्रस्ट जो है उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। आपका जो फोर्स है एफ बी पीछे की तरफ जाएगा रादर देन आगे की तरफ। उसके कारण फाइनल फोर्स आपका कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, और आपने वर्कबोर्ड एप्लीकेशंस में फॉरवर्ड स्क्यू भी यूज किया और फॉरवर्ड रेक भी यूज किया, ताकि आपका बोट वहीं रहे उसी पोजीशन में। ये क्लियर हुआ कि नहीं? स्क्यू हो गया सर। हाँ, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके रखो दोनों का। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं इसका? क्योंकि किताब में ये सब डायग्राम नहीं मिलेंगे, नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? पिछले वाले का भी ले लिया? हाँ सर ले लिया। ले लिया, चलो ठीक है। So the transverse sweeping of blades, such as viewing the blades from fore and aft, is showing a symmetrical shape. So aft skew जो है is positive skew where the blades sweep in direction opposite to the rotation. जो टिप आपका पीछे की तरफ है और लीडिंग एज का सरफेस एरिया ज्यादा है। Forward skew is negative skew where the blades sweep in the same direction of the rotation and the tip is going forward. अब इसका यूज क्या है? As a blade rotates, the skew ensures radial sections of blade do not pass through same section, so the entry is delayed slightly from hub to tip due to skew of the blade, और इससे reduce होता है vibration also. तो skew से आपका बताया था कि speed भी कम हो जाती है and you can use it for workboard applications. Forward skew. Aft skew, your speed is increased, maneuverability is better with aft skew. तो यहाँ स्क्यू दिखाया, इसलिए ये वाले स्क्यू से आपको समझ कम आएगा, इसलिए मैंने वो डायग्राम बनाए। अब ये स्क्यू बना हुआ है, तो अगर वो क्लॉकवाइज घूमे तो उसको हम पॉजिटिव रेक कहते हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर घूमे इसमें तो उसको हम नेगेटिव रेक और नेगेटिव स्क्यू या फॉरवर्ड स्क्यू कहेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर घूमे ये वाले डायरेक्शन का। तो ये अलग अलग स्क्यू बनाए हुए हैं। इसमें स्क्यू 0 डिग्रीज है, कोई बेंड नहीं हुआ साइडवर्ड्स। यहाँ आपका 10 डिग्रीज है, यहाँ 40 डिग्रीज है, और यहाँ सबसे ज़्यादा 57 डिग्रीज है। तो आपके जो पैसेंजर वेसल्स में सबसे ज़्यादा स्क्यू होता है, फास्ट शिप्स में सबसे ज़्यादा स्क्यू होता है, तो दैट आपकी स्पीड ज़्यादा हो और वाइब्रेशन भी कम हो, क्योंकि वाइब्रेशन को भी कम करता है स्क्यू। अब हम आते हैं व्हाट इज ब्लेड फेस एंड ब्लेड बैक। तो जो आपको दिख रहा है वो ब्लेड फेस है, जो पीछे की तरफ है उसको ब्लेड बैक कहते हैं। जहाँ कनेक्टेड है उसको कहते हैं ब्लेड रूट, और जहाँ सारे ब्लेड्स कनेक्टेड हो गए उसको हब कहते हैं।
So blade face is the pressure side or pitch side of the blade facing towards you while viewing the vessel from stern. Blade back is the side of the blade facing away from you when viewing the vessel from stern. तो ये आपने इस तरफ से देखा तो ये ब्लेड फेस हो गया, पीछे की तरफ ब्लेड बैक हो गया। ब्लेड टिप है जो मैक्सिमम रीच ऑफ द ब्लेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द हब। इट सेपरेट्स योर लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज। लीडिंग एज का मतलब जो आगे की तरफ जाता है ब्लेड का एज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये आपका टिप हो गया। सपोज दिस ब्लेड इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाला लीडिंग एज हो गया और ये ट्रेलिंग एज हो गया। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ये ब्लेड, तो इसमें ये लीडिंग एज होगा, ये ट्रेलिंग एज होगा। ये हब के साथ जो कनेक्टेड उसको रूट कहते हैं। तो ये अब डायरेक्शन इसमें देखा आपने, रेक है, यहाँ रेक है, ये आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये लीडिंग एज हो गया, ये ट्रेलिंग एज हो गया। यहाँ फेस है क्योंकि आप पीछे से देख रहे हो, और ये बेड, ये बैक है। जहाँ कनेक्टेड है उसको हब कहते हैं, ये वाली। Now what is radius of propeller? तो हब से टिप तक जो जाता है वो रेडियस ऑफ प्रोपेलर है। डिस्टेंस ऑफ द टिप फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हब के सेंटर में जो एक्सिस है वहां से टिप ऑफ द ब्लेड तक जो जाता है, दैट इज रेडियस ऑफ प्रोपेलर। अब तो ये पूरा हो गया इसके सेंटर से टिप तक, दैट इज रेडियस। और डायमीटर हो गया, पूरा अगर सर्कल बना लिया तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो जाएगा, दैट इज डायमीटर। ठीक है, तो पिच फिर अगली बार कराएंगे। अब आप क्वेश्चन पूछो, सारा अभी खत्म कर देंगे तो फिर हमारा कोर्स भी खत्म हो गया ना फिर।